स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स गेटवे पर। आज फंडामेंटल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो यूनिट नंबर 4 आपकी चल रही है उसमें हमने 5 लेक्चर अब तक करा दिए हैं, जिसमें आपका जो फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यूनिट 4 में आपके 2 चैप्टर हैं, एक फ्लूइड मैकेनिक्स और एक फ्लूइड मशीनरी। तो आज लेक्चर नंबर 6 जो है इसमें आपका स्टार्ट होने जा रहा है फ्लूइड मशीनरी। क्या स्टार्ट होने जा रहा है? फ्लूइड मशीनरी स्टार्ट होने जा रहा है। तो फ्लूइड मशीनरी का जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे वो है हाइड्रोलिक टरबाइन। क्या है? हाइड्रोलिक टरबाइन। क्योंकि फ्लूइड मशीनरी के अंदर आपके 2-3 चीज़ें आएंगी जो हमें पढ़नी है। एक पढ़ना है हमें टरबाइन, एक पढ़ना है पंप और एक पढ़ना है हाइड्रोलिक लिफ्ट। हमें 3 टॉपिक इसके अंदर पढ़ने हैं। तो पहले टॉपिक की बात करेंगे। पहला टॉपिक है आपका हाइड्रोलिक टरबाइन। क्या है? हाइड्रोलिक टरबाइन। तो हाइड्रोलिक टरबाइन में सबसे पहले हम समझेंगे फ्लूइड मशीनरी। जो आपका जो पोर्शन है, मेन पोर्शन जो है वो है फ्लूइड मशीनरी। कि फ्लूइड मशीनरी क्या होता है या हाइड्रोलिक मशीन। फ्लूइड मशीनरी को हम हाइड्रोलिक मशीन भी कहते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेंगे थोड़ा सा कि फ्लूइड मशीनरी और हाइड्रोलिक मशीन क्या होता है, क्योंकि जो टरबाइन है आपका वो इसी का ही एक पार्ट है। तो देखिए फ्लूइड मशीनरी हाइड्रोलिक मशीन क्या होगा आपका। देखिए हाइड्रोलिक मशीन आर डिफाइन एज दोज machine which convert either hydraulic energy into mechanical energy which is further converted into electrical energy और mechanical energy into hydraulic energy। अब आप समझिए कहना क्या चाह रहा है, इसके बारे में अच्छे समझ लीजिए कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है कि हाइड्रोलिक मशीन आर डिफाइन, हाइड्रोलिक मशीन को कैसे डिफाइन करेंगे? आर दोज मशीन, कौन सी मशीन? विच कन्वर्ट आइदर हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यानी वो मशीन जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हो, हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हो, और फिर उस मैकेनिकल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? विच इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और फिर हम जिसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसा आपने सुना होगा कि पानी से बिजली बनती है। तो पानी से बिजली कैसे बनती है? ऊपर से पानी आता है, ऊपर से डैम से पानी आता है, वो क्या जाता है? वो टरबाइन को घुमाता है। यानी ये जो पानी आ रहा है ये कौन सी एनर्जी होगी? ये हो गई आपकी हाइड्रोलिक एनर्जी। और ये जब टरबाइन को घुमा रहा है तो उस टरबाइन से शाफ्ट घूमेगी। तो जब ये शाफ्ट घूमेगी तो ये कौन सी एनर्जी हो गई? ये हो गई मैकेनिकल एनर्जी। यानी हाइड्रोलिक एनर्जी को आपने किस में कन्वर्ट कर लिया? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। और फिर जब ये शाफ्ट घूमेगी, इसकी इस शाफ्ट का एक सिरा कहाँ घूमेगा? अल्टरनेटर में घूमेगा। और उस अल्टरनेटर में जब घूमेगा तो क्या होगा? ये मैकेनिकल एनर्जी आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है नहीं? तो ये है आपका देखिए हाइड्रोलिक मशीन। हाइड्रोलिक मशीन क्या कर रही है? हाइड्रोलिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रही है? मैकेनिकल एनर्जी में। और फिर वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। या इसका उल्टा होगा, मैकेनिकल एनर्जी इंटू हाइड्रोलिक एनर्जी, या मैकेनिकल एनर्जी आपकी हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। कैसे? जैसे आप देखते हो घर में पानी का पंप होता है, पानी भरते हैं तो क्या करते हैं आप? सबसे पहले क्या करते हैं? उसे इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी जब आप देंगे तो उसमें एक शाफ्ट घूमेगी, ये मोटर लगी हुई होगी यहाँ पर, और मोटर में ये शाफ्ट जुड़ी हुई होगी। इस शाफ्ट पर यहाँ एक इम्पीलर लगा हुआ होगा। पंप की अगर बात करूँ तो जब क्या होगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी को आपने किस में कन्वर्ट किया? मैकेनिकल एनर्जी में। और वो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? आपका जो फ्लूइड है, जो वाटर है, वो नीचे ग्राउंड फ्लोर से ऊपर सेकंड थर्ड फ्लोर तक चला जाता है। यानी आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट किया और मैकेनिकल को किस में कन्वर्ट किया? हाइड्रोलिक में कन्वर्ट किया। ठीक है नहीं? तो अगर आप इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में, मैकेनिकल को हाइड्रोलिक में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये कहलाएगा आपका पंप। ठीक है नहीं? और अगर आप हाइड्रोलिक को मैकेनिकल में और मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कर रहे हैं तो ये कहलाएगा आपका टरबाइन। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। ठीक है नहीं? देखिए वही कहा, द हाइड्रोलिक मशीन विच कन्वर्ट द हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी आर कॉल्ड टरबाइन। जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है वो टरबाइन कहलाएगा। और द हाइड्रोलिक मशीन विच कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी आर कॉल्ड पंप। और आपका अगर मैकेनिकल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो वो कहलाएगा आपका पंप कहलाएगा। क्लियर है? तो इतना ध्यान रखना है कि फ्लूइड मशीनरी के अंदर हम क्या करते हैं, और दोनों डिवाइस अलग हो जाएंगे। अगर आपका एनर्जी का जो
प्रोसीजर है वो रिवर्स हो जाएगा, तो टरबाइन से पंप बन जाएगा। क्लियर है? तो ये था आपका देखिए फ्लूइड मशीनरी का इंट्रोडक्शन। अब जो मेन टॉपिक है हमारा टरबाइन, इस पर चलते हैं। पहले टरबाइन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पंप पढ़ाएंगे आपको अगले लेक्चरों में। पहले टरबाइन पढ़ाते हैं। देखिए टरबाइन क्या है, टरबाइन के बारे में देखो मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि टरबाइन में हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करेंगे और मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा कि टरबाइन किस में काम आता है, बिजली बनाने के काम आता है। ठीक है ना? तो देखिए टरबाइन आर डिफाइन एज द हाइड्रोलिक मशीन विच कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यानी टरबाइन आपका एक हाइड्रोलिक मशीन है जो क्या कर रही है, जो कन्वर्ट कर रही है हाइड्रोलिक एनर्जी को किस में, मैकेनिकल एनर्जी में। क्लियर है? तो टरबाइन आपका क्या है, टरबाइन आर डिफाइंड एज द हाइड्रोलिक मशीन विच कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यानी टरबाइन क्या कर रहा है, हाइड्रोलिक मशीन है जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है? तो देखिए दिस मैकेनिकल एनर्जी इज यूज्ड इन रनिंग एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी है, आपने क्या किया, जो शाफ्ट घुमाई, उसी शाफ्ट से जो शाफ्ट घूम रही है, उसी घूमती हुई शाफ्ट से आप क्या कर लेंगे, उसे इलेक्ट्रिक जनरेटर के थ्रू क्या कर लेंगे। देखिए दिस मैकेनिकल एनर्जी इज यूज इन रनिंग एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर विच इज डायरेक्टली कपल टू द शाफ्ट ऑफ द टरबाइन। जो आपकी शाफ्ट घूम रही है टरबाइन की, उस शाफ्ट को आप डायरेक्टली किससे जोड़ देंगे, इलेक्ट्रिक जनरेटर से जोड़ देंगे। दस द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, जिससे आपकी मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। आपने देखा होगा, जनरेटर देखे होंगे शादी ब्याह में, जब जनरेटर चलाते हैं तो जनरेटर में क्या होता है, एक शाफ्ट लगी रहती है, इधर तो इंजन लगा रहता है, इंजन चलता है तो इंजन क्या करता है, इंजन उस शाफ्ट को रोटेट करने का काम करता है, और यहाँ पर मेन पार्ट लगाता रहता है अल्टरनेटर, जहाँ से बिजली बनती है। तो ये शाफ्ट घुमानी है, जब ये शाफ्ट अल्टरनेटर के अंदर घूमेगी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगेगी। यानी मेन फोकस हमारा क्या है, मेन मकसद हमारा क्या है, शाफ्ट को घुमाना। अगर शाफ्ट घूमने लगेगी तो बिजली खुद बनने लगेगी। ठीक है नहीं? अल्टरनेटर की हेल्प से हम उसे इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है? और जब शाफ्ट घूम रही है उसे कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, और जब शाफ्ट को मैंने कपल कर दिया जनरेटर से, तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक? तो देखिए द इलेक्ट्रिकल पावर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्रोलिक एनर्जी इज नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। देखिए वाटर से, जो पानी की हेल्प से आपको बिजली मिल रही है, जो आप पानी से बिजली बना रहे हैं, उसे कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। उसे क्या कहेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहेंगे। तो जो प्लांट होते हैं जहाँ पर हम पानी से बिजली बनाते हैं, उन्हें कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। क्लियर है? तो एट प्रेजेंट द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज द चीपेस्ट एज कंपेयर टू द पावर जनरेटेड बाय द अदर सोर्स सच एज कोयल, ऑयल एटसेट्रा। यानी आज के समय में पानी से बिजली बनाना या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो सबसे सस्ती है। किसके कंपेयर में? आपको सुना होगा हम कोयले से भी बिजली बनाते हैं, डीजल पेट्रोल से भी बिजली बनाते हैं। ठीक है नहीं? आपके जो रेडियो एक्टिव मटेरियल आते हैं उनसे भी हम जो है, यूरेनियम वगैरह आते हैं उनसे बिजली बनाते हैं। तो उन सब से ये सस्ता पड़ता है, उन सब से ये सस्ता पड़ता है, क्योंकि वाटर क्या है, वाटर सबसे चीपेस्ट है। वाटर आपको नेचुरली मिल जाएगा, उसमें आपको सिर्फ कंस्ट्रक्शन में आपको पैसा लगाना पड़ेगा, किसी तरह का वाटर आपको खरीदने की या बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, तो अब चलते हैं। देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो मैंने आपको बताया कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है, अब वो कैसे जनरेट होती है, किस तरह से काम करती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है नहीं? तो देखिए यहाँ पर आप जनरल लेआउट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है आपका, उसका जनरल लेआउट हमने बनाया है। देखिए पहले ध्यान से समझिएगा इसे कि किस किस तरह से आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर काम करता है। ठीक है, एक बार समझ लेंगे तो फिर मैं आपके इसके कंपोनेंट, इसकी वर्किंग के बारे में आपको समझा दूंगा। देखिए सबसे पहले ये डैम है, आपको जो रेड कलर का ये नज़र आ रहा है, ये है जी डैम। ये डैम जो जिसे हम डैम कहते हैं, आपने सुना होगा टिहरी डैम के बारे में सुना होगा। तो वहाँ पर क्या है कि पानी को रिजर्व करने के लिए, पानी का एक बहुत बड़ा टैंक बनाने के लिए हमें डैम बनाना पड़ता है। ठीक है नहीं? डैम के जो पीछे होता है, जैसे ये डैम के जो बैक साइड रहेगी, इसे रिजर्वोयर कहते हैं। इसके अंदर बहुत पानी भरा हुआ होता है। ठीक है नहीं? इसके अंदर बहुत ही बल्क क्वांटिटी में पानी फील रहता है, स्टोर रहता है। क्लियर है? तो आपने डैम बनाया, डैम के ऊपर ये पीछे क्या हो गया, रिजर्वोयर हो गया। ठीक है नहीं? अब इस डैम से एक हमने पाइप डाला, देखो ये पाइप आपको नजर आ रहा होगा, जिसे कहते हैं पेन स्टॉक। क्या कहते हैं? पेन स्टॉक कहते हैं।
और यहाँ से पानी पेन स्टोक के थ्रू आता है नीचे, ठीक है नहीं। अब देखिए जब ऊपर से पानी आएगा तो आपने देखा होगा झरने वगैरह चलते हुए जब ऊपर से पानी आते हैं तो बहुत तेजी से आता है, बहुत प्रेशर से आता है, ठीक है नहीं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पानी पाइप से बहुत तेजी से आएगा और इस पाइप के आगे लगा देंगे हम नोजल। नोजल क्या करेगा, नोजल उसकी वेलोसिटी को, उसके प्रेशर को और बढ़ा देगा, ठीक है नहीं। नोजल क्या करेगा, नोजल से जहाँ जो आपका नोजल जो है, इससे यहाँ से जो आपका फ्लूइड निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब ये जो नोजल लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है टरबाइन, ये तो शाफ्ट हो गई, जो शाफ्ट आपको रोटेट करनी है, ये आपका टरबाइन हो गया और टरबाइन के ऊपर लगे हुए हैं ब्लेड। तो आपका जो वाटर है नोजल से वो सीधा इन ब्लेड से वेन से टकराएगा। जब इन वेन से टकराएगा तो क्या होगा, ये आपका टरबाइन ऑटोमेटिक घूमने लगेगा और जब ये टरबाइन घूमेगा तो ये शाफ्ट भी घूमेगी और जब ये शाफ्ट घूमेगी तो ये शाफ्ट दूसरी साइड किससे कपल्ड है, ये जुड़ी हुई है जनरेटर से और जनरेटर में ऑटोमेटिक आपकी जो बिजली है वो बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है जी वर्किंग, किसकी वर्किंग है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की। अब एक एक चीज़ के बारे में इसके पढ़ेंगे, वर्किंग क्या है, किस तरह से काम करता है, वो मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया। अब सबसे पहले चलता है टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के क्या क्या कंपोनेंट है, देखिए सबसे पहले है डैम एंड रिजर्वोयर। मैंने भी आपको बताया था कि डैम एंड रिजर्वोयर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए डैम, द डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन ए लार्ज रिवर इन हिली एरियाज टू इंश्योर सफिशिएंट वाटर स्टोरेज एट। देखिए डैम हम कहाँ बनाएंगे, डैम हम वहाँ बनाएंगे किसी हिल एरिया में बनाएंगे जहाँ पर आप सफिशिएंट वाटर को स्टोर कर सकें एक हाइट पर, क्योंकि हाइट होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप नीचे ही, जैसे भाई गंगा नदी है, बहुत सारा पानी तो नीचे भी बह रहा है नदियों में, लेकिन वहाँ दिक्कत क्या है कि वहाँ हमें हाइट नहीं मिल पाती, ठीक है नहीं। कम से कम हमें हाइट चाहिएगी, ज़्यादा से ज़्यादा हाइट चाहिएगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा हाइट होगी आप उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपको उतनी ही एनर्जी वाटर से मिलने लगेगी। तो सबसे ज़्यादा आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आप डैम बनाएंगे वो हिल एरिया में बनाएंगे और ऊंचाई पर बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे, ऊंचाई पर बनाएंगे और जहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी को क्या कर सकें, स्टोर कर सकें, वहाँ कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए द डैम हैव ए लार्ज रिजर्वोयर बिहाइंड इट। डैम जो है, डैम एक तरह की दीवार है, ये मान के चलें, ये एक कंक्रीट की दीवार है, बहुत चौड़ी दीवार होती है, इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा रहती है और हम इस दीवार को इस तरह से बनाते हैं कि ये टूटे ना, ठीक है ना, क्योंकि अगर टूट गई तो यहाँ से पानी का जो सैलाब आएगा वो बहुत खतरनाक होगा, ठीक है नहीं। तो बहुत ही मतलब इसकी जो चौड़ाई रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है, वो लगभग 500 मीटर 600 मीटर तक डैम की चौड़ाई रहती है, ठीक है ना। और जो आपका इसके डैम के पीछे का जो पोर्शन रहेगा जिसमें पानी भरा हुआ होगा इसे कहेंगे रिजर्वोयर, ठीक है नहीं। तो द डैम हैज ए लार्ज रिजर्वोयर बिहाइंड इट, द हाइट ऑफ वाटर लेवल कोल्ड एज वाटर हेड इन द रिजर्वोयर डिटरमाइन हाउ मच ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन इट। देखिए इसकी जितनी ज़्यादा हाइट होगी, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो ग्रोस हेड, यहाँ से यहाँ तक कि ग्रोस हेड दिखा रहा है, ये हेड रेस है। हेड रेस का मतलब होता है कि आपका पानी किस लेवल तक मैक्सिमम है, वो हेड रेस कहलाएगा आपका। और नीचे से जहाँ पर आपका टरबाइन लगा है, जहाँ पर टेल रेस है, जहाँ पर आपका नोजल पानी छोड़ रहा है, वहाँ से लेकर ऊपर तक जितनी ज़्यादा हाइट आपकी होगी उतनी ही आप पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हाइट को आपको ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, जितनी ज़्यादा हाइट आपके पानी की रहेगी उतनी ही आप पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो ये था डैम और रिजर्वोयर। डैम आपको हिली एरिया में बनाना है, ऐसी जगह बनाना है जहाँ आप पानी को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर कर सकें और ज़्यादा हाइट पर स्टोर कर सकें, ठीक है नहीं। और जहाँ पानी को स्टोर करेंगे वो कहलाएगा जी रिजर्वोयर, ठीक है। सेकंड आता है कंट्रोल गेट। देखिए कंट्रोल गेट यहाँ लगा हुआ होगा, जो पेन स्टोक आपका है, पेन स्टोक में यहाँ पर कंट्रोल गेट लगा हुआ होगा, ठीक है नहीं, ये होगा आपका कंट्रोल गेट। कंट्रोल गेट क्या करेगा, जो पेन स्टोक से पानी जाएगा उसे कंट्रोल करेगा, आपको कितना पानी आगे भेजना है। अगर आप इस कंट्रोल गेट को पूरा खोल देंगे तो क्या होगा, तो यहाँ से पानी फुल क्वांटिटी में नीचे जाएगा, आप कम खोलेंगे तो कम क्वांटिटी में जाएगा। तो आपको कितना पानी भेजना है, कितनी क्वांटिटी में भेजना है, वो आप कंट्रोल गेट से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है नहीं। तो देखिए वाटर फ्रॉम द रिजर्वोयर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू पेन स्टोक टू द टरबाइन। देखिए जो रिजर्वोयर से जो पानी जाता है कहाँ, टरबाइन में, वो कहाँ से जाता है, वो पेन स्टोक के थ्रू जाता है, ठीक है नहीं। और द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज टू बी रिलीज इन द पेन स्टोक
कैन बी कंट्रोल बाई ए कंट्रोल गेट। और पेन स्टोक में कितना पानी भेजना है, कितना पानी रिलीज करना है, वो कौन करेगा, वो करेगा जी कंट्रोल गेट। ठीक है नहीं, कितनी वाटर की क्वांटिटी आपको पेन स्टोक में भेजनी है वो आपका कंट्रोल गेट क्या करेगा, मैनेज करेगा। देखिए व्हेन द कंट्रोल गेट इज फुल्ली ओपन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज रिलीज थ्रू द पेन स्टोक। अगर आप कंट्रोल गेट को फुल्ली खोल देंगे, पूरा खोल देंगे, तो उस समय आपको सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पानी मिलेगा और आप पेन स्टोक से ज़्यादा क्वांटिटी में पानी को भेज सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर आता है जी पेन स्टोक आपका। थर्ड नंबर क्या आता है, देखिए डैम हो गया, रिजर्वोयर हो गया, कंट्रोल गेट हो गया। कंट्रोल गेट के बाद ये जो पेन स्टोक है, जो पाइप है, जहाँ डैम से पानी सीधा जहाँ कहाँ जा रहा है, टरबाइन में जा रहा है, वो कहलाता है पेन स्टोक। तो देखिए पेन स्टोक इज ए हग स्टील पाइप विच कैरीज वाटर फ्रॉम द रिजर्वोयर टू द टरबाइन। पेन स्टोक क्या है, एक पाइप है, स्टील का पाइप है, जो पानी को कहाँ से कहाँ ले जा रहा है, वो रिजर्वोयर से कहाँ ले जा रहा है, टरबाइन तक ले जा रहा है। ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एज इट फ्लो डाउन थ्रू द पेन स्टोक ड्यू टू ग्रेविटी। और आपका जो वाटर था, जो यहाँ पर वाटर भरा हुआ था, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जो वाटर भरा हुआ था, जब वो पेन स्टोक के थ्रू यहाँ पर टरबाइन से टकराएगा तो आपकी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी के फोर्स की वजह से आपका पानी बड़ी तेजी से नीचे आएगा। क्लियर है। तो ये है आपका पेन स्टोक। अगला जो आपका आता है कंपोनेंट, वो आता है जी वाटर टरबाइन। क्या आता है, वाटर टरबाइन। देखिए पानी आपका यहाँ आ गया, ये वाटर टरबाइन आपका लगा है। तो देखिए वाटर टरबाइन में क्या होगा, वाटर फ्रॉम द पेन स्टोक इज टेकन इनटू द वाटर टरबाइन। जो पेन स्टोक से आपका वाटर आया वो कहाँ जाएगा, वो टरबाइन में जाएगा। वो कहाँ जाएगा, टरबाइन वाले पोर्शन में जाएगा। और द टरबाइन इज मैकेनिकली कपल्ड टू एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। जो टरबाइन है वो शाफ्ट की फॉर्म में किससे जुड़ा हुआ है, वो शाफ्ट की फॉर्म में इलेक्ट्रिक जनरेटर से जुड़ा हुआ है। ठीक है नहीं। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर ड्राइव द टरबाइन एंड ड्यू टू कपल्ड शाफ्ट द जनरेटर ऑल्सो ड्राइव। जब आपका पेन स्टोक से पानी निकलेगा और पानी यहाँ पर किस पर अटैक करेगा, वो अटैक करेगा टरबाइन पर, तो आपका टरबाइन यहाँ पर इस तरह से घूमने लगेगा। और जब टरबाइन घूमेगा तो ये शाफ्ट भी घूमेगी। और ये शाफ्ट आपकी किससे कपल्ड है, ये शाफ्ट आपकी जनरेटर से जुड़ी हुई है। तो जनरेटर के अंदर जब शाफ्ट रोटेट करेगी तो अल्टरनेटर आपका ऑटोमेटिक बिजली जनरेट करने लगेगा। तो ये था ये आपका वाटर टरबाइन। वाटर टरबाइन के बाद आता है जनरेटर। जनरेटर का काम आप जानते हैं। देखिए जनरेटर में क्या रहता है, जनरेटर में एक अल्टरनेटर बना हुआ होता है, अल्टरनेटर कहते हैं उसे। उसमें कॉपर की वायरिंग रहती है और जब उसके अंदर शाफ्ट घूमती है, रोटेट करती है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा तो उसके जनरेशन से इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। ठीक है नहीं, ये जनरेटर का काम रहता है। देखिए तो देखिए ए जनरेटर इज माउंटेड इन द पावर हाउस एंड इट इज मैकेनिकली कपल्ड टू द टरबाइन शाफ्ट। पावर हाउस जहाँ बना हुआ होगा वहाँ पर आपका जनरेटर लगा हुआ होगा और ये शाफ्ट के थ्रू टरबाइन से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है नहीं। तो देखिए व्हेन द टरबाइन ब्लेड आर रोटेटेड इट ड्राइव द जनरेटर एंड इलेक्ट्रिसिटी is generated which will be step up or step down through a transformer and later on it will supply on the domestic and industrial application। आपके जब ये आपके जो वेन्स है, जब वेन्स आपके घूमेंगे, जब वेन्स पर आपका पानी टकराएगा, टरबाइन घूमेगा, टरबाइन से शाफ्ट घूमेगी और शाफ्ट से आपका जो है वो शाफ्ट किससे कपल्ड है, जनरेटर से। और जनरेटर के अंदर जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो वो एक स्पेसिफिक वोल्टेज की जनरेट होगी। फिर आप उसे ट्रांसफॉर्मर के थ्रू, स्टेप अप के थ्रू उसकी वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं और स्टेप डाउन के थ्रू उसकी वोल्टेज को घटा सकते हैं। आपको जितने भी वोल्टेज करने हैं आप स्टेप अप और स्टेप डाउन की हेल्प से उसे एक स्पेसिफिक वोल्टेज में कन्वर्ट करके आप उसे डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए या इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए उसे आगे सप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये था आपका जनरेटर। जनरेटर के बाद देखिए इसमें आता है टेल रेस। क्या आता है जी, टेल रेस। टेल रेस देखिए क्या होता है, आपका जो पानी है, पानी यहाँ से पेन स्टोक से निकला, टरबाइन से टकराया। अब टरबाइन से टकराने के बाद आपका पानी कहाँ जाएगा, आपका पानी जाएगा टेल रेस में। जो नीचे वाला जो पोर्शन है जहाँ पर आपका पानी बाहर डिस्चार्ज हो रहा है इस टरबाइन को घुमाने के बाद, वो पोर्शन कहलाएगा आपका टेल रेस। ठीक है। तो देखिए द वाटर पासिंग थ्रू द टरबाइन इज डिस्चार्ज टू द टेल रेस विच कैरीज वाटर अवे फ्रॉम द पावर हाउस आफ्टर इट हैज बीन पास थ्रू द टरबाइन।
देखिए टरबाइन में पानी टकराने के बाद आपका पानी कहाँ चला जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, और वो टेल रेस के थ्रू हम उसे बाहर निकाल देंगे, टेल रेस के थ्रू हम उसे बाहर निकाल देंगे, ठीक है नहीं, क्योंकि इस पानी को हमें जो पावर हाउस है जहाँ पर जनरेटर रखना है उससे दूर रखना है, क्योंकि उससे जनरेटर खराब हो सकता है। तो हम इस पानी को टेल रेस के थ्रू बाहर की ओर डिस्चार्ज कर देंगे, जिससे ये पानी आपका नदियों में आपका बहता रहता है। नेक्स्ट आता है जी नोजल। नोजल देखिए, नोजल क्यों लगाते हैं, देखिए पेन स्टोक के आगे मैं नोजल लगाऊंगा यहाँ पर। नोजल लगाने से क्या होगा, नोजल लगाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, आपकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 mv²। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेलोसिटी बढ़ा देंगे पानी की नोजल लगा के। तो नोजल से क्या होगा, हाई वेलोसिटी से जब आपका फ्लूइड आएगा, वाटर आएगा, तो वो तेजी से टरबाइन को घुमाएगा, ठीक है नहीं। तो देखिए द नोजल वर्क इज स्ट्राइकिंग वाटर इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, प्रेशर इज हाई, दैट इज ए टरबाइन ब्लेड, ठीक है नहीं। नोजल क्या करेगा, प्रेशर को हाई करेगा, और आपका जो टरबाइन जो ब्लेड है वो तेजी से आपका घूमने लगेगा। यानी क्या होगा, नोजल को हम इसलिए यूज करते हैं कि जिससे आपका जो वाटर है वो वेन्स पर हाई प्रेशर से क्या करे, स्ट्राइक करे। क्लियर है। तो इस 7 आपके जो थे, इसमें 7 कंपोनेंट थे, इसमें 7 कंपोनेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया जो मेन थे। ये जो ग्रोस हेड दिया गया है, नेट हेड दिया गया है, इसके बारे में आपको अलग से बताऊंगा। अब हम बात करेंगे इसकी वर्किंग की, कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट काम कैसे करता है, ठीक है। देखिए सारे कंपोनेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया, वर्किंग भी थोड़ी बहुत आप समझ ही गए होंगे। अब एक बार देखिए पढ़ लेते हैं इसे। तो देखिए वाटर फ्रॉम रिजर्वोयर फ्लो थ्रू पेन स्टोक टू हाइड्रोलिक टर्बाइन एंड ड्यूरिंग द पैसेज इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। देखिए रिजर्वोयर से पेन स्टोक के थ्रू आपका पानी नीचे जाएगा और आपकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इतना तो आप समझ गए होंगे। दिस हाई वेलोसिटी जेट ऑफ वाटर strike the hydraulic turbine vanes where its kinetic energy is converted into mechanical energy। और जब ये हाई वेलोसिटी का वाटर, देखो मैंने क्या लगाया, नोजल लगा दिया आगे, नोजल लगाने से इसकी वेलोसिटी हाई हो गई। तो जब हाई वेलोसिटी का वाटर टरबाइन के ब्लेड से टकराएगा तो क्या होगा, इसकी शाफ्ट ऑटोमेटिक घूमने लगेगी। यानी जो काइनेटिक एनर्जी थी, पहले तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी पानी की, वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, वो हो गई काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट। अब काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी में। यानी वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी इस शाफ्ट को घुमाने में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इस शाफ्ट को घुमाने में, ठीक है। तो वाटर थ्रू नोजल हिट द टरबाइन ब्लेड विच मेक्स द शाफ्ट ऑफ द टरबाइन इज टू रोटेट, ठीक है नहीं। जब आपका वाटर टरबाइन ब्लेड से टकराएगा तो क्या होगा, आपकी जो टरबाइन की शाफ्ट होगी वो क्या होगी, वो रोटेट करने लगेगी। क्या होगी, रोटेट करने लगेगी। और उसके बाद देखिए, ए जनरेटर कपल्ड टू हाइड्रोलिक टरबाइन कन्वर्ट द अवेलेबल मैकेनिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इसके बाद जो जनरेटर है आपका, वो क्या होगा, वो आपका टरबाइन की शाफ्ट से जुड़ा हुआ होगा। और जब टरबाइन की शाफ्ट से जुड़ा हुआ होगा तो जनरेटर के अंदर जब शाफ्ट घूमेगी तो आपकी मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये थी जी वर्किंग किसकी, ये वर्किंग थी आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की। अब वर्किंग के बाद बात करते हैं, देखिए हेड, जो आपको यहाँ पर इस डायग्राम में नजर आ रहा होगा, ग्रोस हेड क्या है, नेट हेड क्या है, ये एचएफ क्या है, इसके बारे में मैं आपको और बता देता हूँ। देखिए ग्रोस हेड, जो ग्रोस हेड है, ये ग्रोस हेड क्या होगा, देखिए जब आपका यहाँ पर कंट्रोल गेट जो लगा हुआ है ये बिल्कुल बंद है, यानी पानी आपका पेन स्टोक के अंदर नहीं जा रहा है, तो उस समय टेल रेस से लेकर हेड रेस तक की जो बीच की दूरी होगी, जो ये हाइट होगी, ये कहलाएगा आपका ग्रोस हेड, ठीक है नहीं। उस समय जब आपका पानी फ्लो नहीं कर रहा है। तो देखिए ग्रोस हेड इज बेसिकली डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द हेड रेस लेवल एंड द टेल रेस लेवल। हेड रेस लेवल और टेल रेस लेवल के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा जी ग्रोस हेड। व्हेन वाटर इज नॉट फ्लोइंग, जब आपका वाटर फ्लो नहीं कर रहा है उस कंडीशन में, ठीक है नहीं। तो ग्रोस हेड विल बी इंडिकेटेड बाई एच जी एज डिस्प्ले हियर इन द फॉलोइंग फिगर। और ग्रोस हेड को किससे डिनोट करेंगे, एच जी से डिनोट करेंगे। क्लियर है नहीं, H4 हेड, G4 ग्रोस। तो ग्रोस हेड क्या होगा आपका, ग्रोस हेड उस कंडीशन में होगा जब आपका वाटर फ्लो नहीं कर रहा है और टेल रेस से लेकर हेड रेस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, आपकी ग्रोस हेड कहलाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं नेट हेड की। देखिए नेट हेड क्या होता है आपका, देखिए यहाँ तो आपको ग्रोस हेड एच जी है, अब इसमें क्या होगा, ये पूरा का पूरा हेड आपका एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा।
ये पूरा का पूरा जो हेड है ये आप पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि कुछ एनर्जी आपकी फ्रिक्शन में या किसी तरह के लॉस में क्या हो जाती है, लॉस में चली जाती है। वो आपका लॉस, कुछ कुछ हेड आपका फ्रिक्शन वगैरह में लॉस हो जाता है। उस हेड के लॉस होने की वजह से ये जो एच एफ है, जो आपको एच एफ नज़र आ रहा है, इतना हेड आपका बिना कन्वर्ट हुए, बिना काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुए लॉस हो जाता है। ठीक है नहीं। तो जब मैं ग्रोस हेड में से इस हेड को लॉस करूँगा तो वहाँ पर आपको नेट हेड मिलेगा। नेट हेड का मतलब होता है कि यहाँ पर जो आपको टरबाइन है, टरबाइन पर आपको कितना हेड मिल रहा है, टरबाइन पर आपका कितना हेड मिल रहा है, कितना हेड आपका कन्वर्ट हो रहा है, वो कहलाता है जी नेट हेड। तो नेट हेड से पहले आपको ये एच एफ समझना जरूरी है कि एच एफ क्या है। ठीक है। तो देखिए नेट हेड की ओर चलते हैं। तो देखिए द नेट हेड इज बेसिकली डिफाइंड एज द हेड अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन। यहाँ पर टरबाइन के इनलेट पर आपको कितना हेड मिल रहा है, यानी हेड तो था एच जी, लेकिन आपको मिला सिर्फ केवल इतना नेट हेड, यहाँ तक था ये, यहाँ तक। ठीक है नहीं, यानी इतना हेड आपको नहीं मिला, क्योंकि इतना हेड आपका पानी के अंदर ही, पेन स्टॉक के अंदर ही लॉस हो गया। क्लियर है। क्योंकि पूरी की पूरी एनर्जी, कोई भी मशीन 100% इफिशिएंसी से काम नहीं करती, कुछ ना कुछ एनर्जी उसकी इधर उधर लॉस हो जाती है। इसी तरह से इसमें भी कुछ एनर्जी आपकी पाइप के अंदर लॉस हो जाएगी। ठीक है। तो देखिए नेट हेड इज ऑल्सो सिंपली कोल्ड एज इफेक्टिव हेड। नेट हेड को हम इफेक्टिव हेड भी कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम जो है वो इफेक्टिव हेड भी हम इसे कह सकते हैं। तो देखिए व्हेन वाटर विल फ्लो फ्रॉम हेड रेस टू द टरबाइन देयर विल बी सम लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड पेन स्टॉक। देखिए जब आपका वाटर यहाँ से हेड रेस से होकर यहाँ तक टरबाइन तक जाएगा तो क्या होगा, पेन स्टॉक के अंदर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन जनरेट होगा। जब पानी इसके अंदर जाएगा तो पानी आपस में भी टकराएगा। ठीक है नहीं। और जब वो पेन स्टॉक से भी टकराएगा, यहाँ पर ये मोड है, इन मोडों से भी टकरा के जाएगा। ठीक है नहीं, जिसकी वजह से कुछ एनर्जी आपकी लॉस हो जाती है, कुछ हेड लॉस हो जाता है। ठीक है नहीं। तो देयर विल ऑल्सो बी अदर लॉस ऑफ हेड सच एज लॉस ऑफ हेड ड्यू टू बैंड फिटिंग एट एंट्रेंस ऑफ पेन स्टॉक एटसेट्रा। जब पानी इसके अंदर एंटर करेगा, बैंड से टकराएगा, ठीक है नहीं, इन सब से टकरा कर कुछ ना कुछ हेड आपका लॉस हो जाता है। ठीक है ना। तो देखिए वी मस्ट नोट इट दैट दीज लॉस विल बी वेरी लेस। जो आपके लॉस हैं, जो बैंड की वजह से, फिटिंग की वजह से हैं, वो बहुत कम होते हैं एंड कुड बी नेग्लेक्टेड व्हेन वी कंपेयर विद द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। अगर मैं फ्रिक्शन की वजह से हेड लॉस देखूं तो उसके कंपेयर में जो बैंड के हेड हैं, जो फिटिंग के जो हेड लॉस होगा वो बहुत कम होगा, उन्हें नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है नहीं, वो नेग्लेक्ट करने योग्य होंगे, क्योंकि जो हेड ऑफ लॉस होगा वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो नेट हेड अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन कुड बी रिटर्न एज मेंशन हियर। जो आपको जो नेट हेड मिलेगा आप उसे सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, आप उसे सीधे सीधे लिख सकते हैं हेड नेट हेड एच इज इक्वल टू ग्रोस हेड एच जी माइनस हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। आपको जो पेन स्टॉक के अंदर जो फ्रिक्शन की वजह से आपका जो हेड लॉस होगा, अगर उस हेड लॉस को मैं एच जी में से माइनस कर दूं, इस एच जी में से ये एच एफ अगर माइनस कर दूंगा तो आपका क्या निकल जाएगा, नेट हेड निकल जाएगा। तो ये था जी आपका नेट हेड और ग्रोस हेड। ठीक है नहीं, फ्रिक्शन से जो लॉस होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है जी आपका इफिशियंसी ऑफ ए टरबाइन। क्या आता है नेक्स्ट, इफिशियंसी ऑफ ए टरबाइन, कि टरबाइन की इफिशियंसी क्या होती है। देखिए जो टरबाइन की जो इफिशियंसी रहती है वो 4 तरह की इफिशियंसी होती है। तो देखिए देयर आर फॉलोइंग important efficiency, there are following important efficiency that will be discussed here in this post। जो इफिशियंसी आपकी देखिए कौन कौन सी हैं, एक है आपकी हाइड्रोलिक इफिशियंसी, एक है आपकी मैकेनिकल इफिशियंसी, एक है वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी और एक है ओवरऑल इफिशियंसी। कुल मिला के आपकी 4 इफिशियंसी हैं। अब इन 4 इफिशियंसी की डेफिनेशन क्या क्या है एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम हाइड्रोलिक इफिशियंसी की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, हाइड्रोलिक इफिशियंसी की बात करेंगे। तो देखिए हाइड्रोलिक इफिशियंसी क्या होगा। देखिए हाइड्रोलिक इफिशियंसी इज बेसिकली डिफाइन एज द रेशियो। देखिए इफिशियंसी आपको पता है, इफिशियंसी का इफिशियंसी क्या होती है, रेशियो होती है किसका, वो रेशियो होती है आउटपुट और इनपुट का। कितना आउटपुट हमें मिला और कितना इनपुट हमने दिया था। अब ये किसका रेशियो है वो देखिए आप, रेशियो ऑफ पावर गिवन बाय वाटर टू द रनर ऑफ टरबाइन टू द पावर सप्लाई बाय द वाटर एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन। ठीक है, यानी
पावर गिवन बाय वाटर टू द रनर। ये जो वाटर है आपका, ये इस रनर को, जो आपके जो टरबाइन है, जो आपका टरबाइन जो घूम रहा है, इसे कितनी पावर दे रहा है। वाटर इस टरबाइन को कितनी पावर दे रहा है, इस रनर को कितनी पावर दे रहा है, और वाटर की जहाँ जो इनलेट पर पावर कितनी थी, उन दोनों का रेशियो, यानी कितनी पावर टरबाइन को मिली और कितनी पावर वाटर के पास थी, उन दोनों का रेशियो कहलाएगा आपका हाइड्रोलिक इफिशियंसी। क्या कहलाएगा? हाइड्रोलिक इफिशियंसी। यानी कितनी पावर इस रनर को मिली, इस टरबाइन को मिली, और वाटर के अंदर कितनी पावर थी। क्योंकि पूरी की पूरी पावर आपकी टरबाइन के अंदर ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, कुछ पावर आपकी ऐसे ही लॉस में चली जाएगी, क्योंकि आपके जो वेन्स हैं ये भी स्मूथ नहीं है। दूसरी बात, कुछ वाटर आपका बिना वेन से टकराए भी नीचे चला जाता है टेरेस में, जिसकी वजह से सारी की सारी पावर रनर में नहीं जा पाती। ठीक है ना। तो हाइड्रोलिक इफिशियंसी विल बी इंडिकेटेड बाई ईटा एच। हाइड्रोलिक इफिशियंसी को ईटा एच से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो देखिए, पावर गिवन बाय वाटर टू द रनर ऑफ द टरबाइन विल बी लेस देन द पावर सप्लाई बाय द वाटर एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन। यानी जितनी पावर आपको रनर जितनी पावर वाटर रनर को देगा वो कम रहेगी, लेस रहेगी, किससे? जितनी वाटर के पास पावर थी। यानी जितनी उसके पास इनपुट था उतना आउटपुट पूरा का पूरा सप्लाई नहीं हो पाएगा। तो आपका जो रेशियो आएगा किसका? रनर पावर और वाटर पावर का। रनर पावर और वाटर पावर का जो रेशियो आएगा वो कहलाएगा हाइड्रोलिक इफिशियंसी। तो देखिए, हाइड्रोलिक इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होगा आपका? ये होगा पावर डिलीवर टू द रनर ऑफ द टरबाइन अपॉन पावर सप्लाइड एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन। आपको जो टरबाइन है वहाँ पर रनर पर कितनी पावर डिलीवर हुई, और जो आपका इनलेट है वहाँ पर कितनी पावर आपकी वाटर की थी। ठीक है नहीं, यानी रनर को वाटर से कितनी पावर मिली और वाटर की कितनी पावर थी, कहाँ पर? टरबाइन के इनलेट पर। तो उन दोनों का रेशियो कहलाएगा आपका हाइड्रोलिक इफिशियंसी। तो देखिए आ जाएगा हाइड्रोलिक इफिशियंसी ईटा एच इज इक्वल टू आर पी अपॉन डब्ल्यू पी। आर पी क्या है? रनर पावर। डब्ल्यू पी क्या है? वाटर पावर। ठीक है। तो आर पी क्या आ गया आपका? पावर डिलीवर्ड टू द रनर ऑफ द टरबाइन, और डब्ल्यू पी क्या आ गया? पावर सप्लाइड एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन और वाटर पावर। ठीक है ना। यानी मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, इस पोर्शन के ध्यान रखिएगा। मैं आपको दोबारा क्लियर कर देता हूँ। इस पोर्शन पर यहाँ पर आपकी कितनी वाटर की पावर थी जब नोजल से निकला, और जब वो उससे टकराया तो उसने कितनी पावर इसे दे दी। तो जितनी पावर दे दी, जितनी पावर रनर से घूम रहा है वो रनर पावर कहलाएगा, और नोजल से जब पानी निकल रहा था तब उसके पास कितनी पावर थी, वो आपकी वाटर पावर कहलाएगी। क्लियर है। अब चलते हैं देखिए सेकेंड इफिशियंसी पर, जो है मैकेनिकल इफिशियंसी। सेकेंड इफिशियंसी क्या है आपकी? मैकेनिकल इफिशियंसी। मैकेनिकल इफिशियंसी किसका रेशियो है? ये देखिए आप, देखिए व्हेन efficiency is basically mechanical efficiency is basically defined as the ratio of power available at the shaft of the turbine to the power delivered to the runner of the turbine। देखिए मैकेनिकल इफिशियंसी क्या होगी आपकी? मैकेनिकल इफिशियंसी इज बेसिकली डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट ऑफ द टरबाइन। मैकेनिकल इफिशियंसी किसका रेशियो है? देखिए, पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट ऑफ द टरबाइन। ये जो टरबाइन के अंदर जो शाफ्ट लगी हुई है, इस शाफ्ट पर कितनी पावर अवेलेबल हुई, कितनी पावर इस शाफ्ट से हमें मिली। क्लियर है। टू द पावर डिलीवर टू द रनर ऑफ द टरबाइन, और रनर को, जो रनर था, रनर को कितनी पावर डिलीवर मिली थी, रनर को कितनी पावर वाटर से मिली थी वो। अब जो शाफ्ट की पावर है वो तो हो गई आउटपुट हमारी, और जो रनर की पावर है वो हो गई इनपुट। पहले जो था हाइड्रोलिक इफिशियंसी में रनर पावर आउटपुट थी, वाटर पावर इनपुट था। लेकिन अब ये जो शाफ्ट है, शाफ्ट की पावर हो गई आउटपुट और रनर की पावर हो गई इनपुट। क्लियर है। तो देखिए मैकेनिकल इफिशियंसी विल बी इंडिकेटेड बाय ईटा है। जो मैकेनिकल इफिशियंसी है इसे किसे इंडिकेट करेंगे? इसे इंडिकेट करेंगे ईटा एम से। क्लियर है। तो पावर गिवन बाय वाटर टू द रनर ऑफ टरबाइन विल बी ट्रांसमिटेड टू द शाफ्ट ऑफ द टरबाइन। वाटर जो है, जो रनर को पावर दे रहा है, वो पावर कहाँ ट्रांसफर हो रही है? वो ट्रांसफर हो रही है शाफ्ट को घुमाने में, ये आप जानते हैं। ठीक है नहीं। तो द पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट ऑफ द टरबाइन विल बी लेस देन द पावर डिलीवर्ड टू द रनर ऑफ द टरबाइन ड्यू टू मैकेनिकल लॉस। देखिए कुछ ना कुछ मैकेनिकल लॉस होने की वजह से, कुछ ना कुछ मैकेनिकल लॉस होने की वजह से जो रनर की पूरी पावर है, जो रनर को पावर मिली है, वो पूरी की पूरी आपकी शाफ्ट के अंदर ट्रांसफर नहीं हो पाती। कुछ ना कुछ पावर आपकी मैकेनिकल लॉस में चली जाती है। क्लियर है। तो आपका जो यहाँ पर मैकेनिकल इफिशियंसी रहेगी वो क्या रहेगी?
वो रहेगी आपकी शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर। ठीक, सीधी सी बात है। तो मैकेनिकल इफिशियंसी टर्म क्या हो जाएगा, देखो पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट ऑफ द टरबाइन, भाई टरबाइन के शाफ्ट पर कितनी पावर अवेलेबल है, और पावर डिलीवर्ड टू द रनर ऑफ द टरबाइन, और रनर ने कितनी पावर डिलीवर की थी। ठीक है नहीं, तो दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा आपका, मैकेनिकल एफिशिएंसी कहलाएगा। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी आपका आ जाएगा, देखिए शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर, शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर, जहाँ पर एसपी क्या है, पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट ऑफ द टरबाइन, और आरपी क्या है, पावर डिलीवर्ड टू द रनर ऑफ द टरबाइन। तो ये होगा जी आपका मैकेनिकल इफिशियंसी। तो दो इफिशियंसी आपकी क्लियर हो गई कि हाइड्रोलिक इफिशियंसी क्या होगी और आपकी मैकेनिकल इफिशियंसी क्या होगी। क्लियर है। अब बात करते हैं, देखिए थर्ड इफिशियंसी आपकी आती है वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। थर्ड इफिशियंसी आती है वॉल्यूमेट्रिक। देखिए नाम से पता चल रहा है वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक में आता है वॉल्यूम। क्या आता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब यह है कि जो वॉल्यूम किसकी बात करेंगे, वाटर के वॉल्यूम की बात करेंगे हम यहाँ। ठीक है नहीं, यानी ये जो रेशियो आएगा ये वॉल्यूम में आएगा। ये रेशियो किसका होगा, ये वॉल्यूम का रेशियो होगा। अब देखिए कौन सा वॉल्यूम है ये देख लेते हैं। देखिए द वॉल्यूम ऑफ द वाटर स्ट्राइकिंग द रनर ऑफ ए टर्बाइन will be slightly less than the volume of the water supplied to the turbine। ठीक है भाई, यानी द वॉल्यूम ऑफ द वाटर स्ट्राइकिंग द रनर ऑफ ए टर्बाइन विल बी स्लाइटली लेस देन द वॉल्यूम ऑफ द वाटर सप्लाई टू द टर्बाइन। देखिए यहाँ पर जब यहाँ से नोजल से आपका पानी निकलेगा तो ये सारा का सारा पानी इस ब्लेड से नहीं टकराएगा, क्योंकि जब वो एक ब्लेड से टकराएगा तो ब्लेड वो आपका आगे मूव करेगा। तो जब तक आपका दूसरा ब्लेड नोजल के सामने आएगा तब तक आपका कुछ पानी बिना ब्लेड के टकराए ही टेल रेस में आ जाएगा। वो बिना ब्लेड के टकराए टेल रेस में आ जाएगा, यानी वो पानी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो आपकी यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुए बिना ही टेल रेस में चली जाएगी। यानी इसका मतलब ये होगा कि जितना पानी आपने यहाँ से रिजर्वोयर से सप्लाई किया था वो पूरा का पूरा पानी यहाँ पर ब्लेड से नहीं टकरा रहा है। ये तो मतलब हो गया। तो उसने यही कहा, देखिए द वॉल्यूम ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द रनर ऑफ ए टर्बाइन विल बी स्लाइटली लेस देन द वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाई टू द टर्बाइन। यानी जो पानी आपका टकरा रहा है ब्लेड पर यहाँ पर टर्बाइन पर, वो इस जो क्वांटिटी थी आपकी जो आपने रिजर्वोयर से पानी भेजा था उससे कम टकराएगा, उससे कम टकराएगा। पूरा पानी आपका यहाँ पर नहीं टकराएगा। सम अमाउंट ऑफ वाटर विल बी डिस्चार्ज टू द टेल रेस विदाउट स्ट्राइकिंग द रनर ऑफ द टर्बाइन। कुछ वाटर की जो अमाउंट होगी वो बिना रनर से टकराए ही, बिना रनर को स्ट्राइक करे, सीधे टेल रेस में डिस्चार्ज हो जाएगी। क्लियर है। तो देखिए वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी इज बेसिकली डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्चुअली स्ट्राइकिंग द रनर टू द टर्बाइन टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाई टू द टर्बाइन। यानी जो आपका वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी होगी वो क्या होगी कि एक्चुअल में आपका कितना वॉल्यूम वाटर का इन ब्लेड से इस टर्बाइन से टकराया, ठीक है नहीं, अपॉन कितना वाटर यहाँ से नोजल से निकला था, ये कितना वाटर आपने सप्लाई किया था, उन दोनों का रेशियो कहलाएगा वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। यानी टर्बाइन से टकराने वाला वाटर अपॉन सप्लाई वाटर। तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी विल बी इंडिकेटेड बाय ईटा वी। इसे किससे इंडिकेट करेंगे, इसे ईटा वी से इंडिकेट करेंगे। और यहाँ पर जो ईटा वी की वैल्यू आएगी वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी की, वो आएगी देखिए वॉल्यूम ऑफ द वाटर एक्चुअली स्ट्राइकिंग द रनर ऑफ द टर्बाइन अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाई टू द टर्बाइन। यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्चुअली स्ट्राइकिंग द रनर ऑफ द टर्बाइन। आपका जो वॉल्यूम है वाटर का, किसका, वाटर का जो वॉल्यूम है वो एक्चुअली कितना टर्बाइन पर स्ट्राइक हुआ अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाई टू द टर्बाइन। और आपका जो वॉल्यूम है जो आपने वाटर सप्लाई किया था उसका कितना वॉल्यूम था, ठीक है नहीं, उन दोनों का रेशियो कहलाएगा वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। क्लियर है। यानी रनर पर कितना वाटर स्ट्राइक हुआ और कितना वाटर आपने सप्लाई किया था, उन दोनों का रेशियो कहलाएगा वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। अब लास्ट में आता है जी ओवरऑल इफिशियंसी। फोर्थ नंबर पर कौन सी इफिशियंसी आती है, ओवरऑल इफिशियंसी आती है। तो देखिए ओवरऑल इफिशियंसी क्या होगी आपकी, ओवरऑल इफिशियंसी इज बेसिकली डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट ऑफ द टर्बाइन टू द पावर सप्लाई बाय द वाटर एट द इनलेट ऑफ द टर्बाइन। देखिए ओवरऑल इफिशियंसी का मतलब क्या होगा कि आपको फाइनली कितना आउटपुट मिला, फाइनली आपको कितना आउटपुट मिला और आपने कितना इनपुट दिया था स्टार्टिंग में, उन दोनों का रेशियो आपको ओवरऑल इफिशियंसी कहलाएगा। इसने वही कहा देखो एज द रेशियो ऑफ पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट। ये जो शाफ्ट है
इस शाफ्ट पर आपको कितनी पावर मिली, इस शाफ्ट पर आपको कितनी पावर मिली, और यहाँ पर जो आपका वाटर आ रहा था नोजल से, यहाँ पर आपका इनलेट पर जो वाटर था टरबाइन पर, वो कितनी पावर थी। उन दोनों का रेशियो कहलाएगा आपका ओवरऑल इफिशियंसी। यानी ये इनपुट था आपका जो वाटर पावर थी, और जो शाफ्ट आपकी घूमी ये आपका आउटपुट है। क्लियर नहीं? तो ओवरऑल इफिशियंसी विल बी इंडिकेटेड बाय ईटा हो, और ओवरऑल इफिशियंसी को किससे इंडिकेट करेंगे, ईटा ओ से इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पर ओवरऑल इफिशियंसी का फॉर्मूला देखो आएगा, ओवरऑल इफिशियंसी ईटा ओ इज इक्वल टू पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट ऑफ द टरबाइन अपॉन पावर सप्लाई बाय द वाटर एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन। यानी आपको शाफ्ट पर कितनी पावर अवेलेबल हुई टरबाइन की, और आपने टरबाइन की जो आपकी जो इनलेट था, टरबाइन का जो इनलेट था वहाँ पर वाटर पावर की कितनी सप्लाई थी। उन दोनों रेशियो को उन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, आपका ओवरऑल इफिशियंसी कहलाएगा। यानी ओवरऑल इफिशियंसी का फॉर्मूला आ जाएगा शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर। शाफ्ट पर कितनी पावर थी और वाटर पावर कितनी थी, दोनों का रेशियो कहलाएगा ओवरऑल इफिशियंसी। ठीक है। और ओवरऑल इफिशियंसी इज ऑल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैकेनिकल इफिशियंसी एंड हाइड्रोलिक इफिशियंसी। ओवरऑल इफिशियंसी क्या होगा, ये प्रोडक्ट होगा किसका, अगर मैकेनिकल इफिशियंसी को मैं हाइड्रोलिक इफिशियंसी में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो आपका ओवरऑल इफिशियंसी आएगा। कैसे, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। देखिए आपको पता है ईटा ओ इक्वल टू होता है शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर, यही तो होता है। अब मैं क्या करूँ, देखो इसमें रनर पावर से डिवाइड कर दूँ, इसे रनर पावर से डिवाइड कर दूँ और रनर पावर से ही मल्टीप्लाई कर दूँ, तो कोई फर्क पड़ेगा इस पर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है नहीं, शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर इंटू रनर पावर अपॉन वाटर पावर, रनर पावर से रन पावर कट जाएगी तो बचेगा वही शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर आपको पता है शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर ये क्या होती है, शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर ये होती है मैकेनिकल एफिशिएंसी। क्या होती है, मैकेनिकल एफिशिएंसी। और रनर पावर अपॉन वाटर पावर ये होती है आपकी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि मैकेनिकल एफिशिएंसी और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके जो आएगा, दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा आपका ओवरऑल एफिशिएंसी। तो डायरेक्ट हम इसे इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो प्रोडक्ट होता है मैकेनिकल एफिशिएंसी का और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का। क्लियर है? तो ये थी आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी आपकी क्या होगी, ओवरऑल एफिशिएंसी होगी आपकी कि कितनी पावर आपको शाफ्ट पर मिली और कितनी इनलेट पर पावर टरबाइन इनलेट पर थी। ठीक है नहीं, यानी आपकी शाफ्ट पावर अपॉन वाटर पावर का रेशियो क्या कहलाता है, ओवरऑल एफिशिएंसी कहलाती है। और ओवरऑल एफिशिएंसी मैकेनिकल एफिशिएंसी और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट आता है, देखिए ये एफिशिएंसी आपकी खत्म हो गई। नेक्स्ट आता है आपका एडवांटेज ऑफ ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का एडवांटेज क्या है, सबसे पहला एडवांटेज देखिए, सबसे पहला एडवांटेज क्या है, नो फ्यूल इज रिक्वायर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, वाटर इज यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। आपको किसी भी तरह के फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप कोयले से बिजली बनाते हैं, यूरेनियम से बिजली बनाते हैं, डीजल से बिजली बनाते हैं जनरेटर में, आपने देखा होगा, उन सब में आपको फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होगा आपका, इसमें आपको किसी भी तरह के फ्यूल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें आप वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो स्टोर वाटर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहला फ़ायदा यही है कि किसी भी तरह की फ्यूल की आवश्यकता नहीं पड़ती। सेकंड है नीट एंड क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो नीट एंड क्लीन है, ना कोई गंदगी है, ना कोई धुआं है, ना कोई प्रदूषण है, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। आपका जो वाटर है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन सोर्स है एनर्जी का। क्लियर है नहीं? तो दूसरा फायदा इसका यह है। थर्ड है बाय द यूज ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज ऑलमोस्ट जीरो। हाइड्रो पावर प्लांट का जब हम यूज करते हैं तो आपका इन्वायरमेंटल पोल्यूशन लगभग जीरो रहता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का धुआं, किसी तरह का जो है भाई पोल्यूशन नहीं होता। ठीक है नहीं, तो पोल्यूशन से आप बचे रहेंगे इसमें। फोर्थ है आपका वेरी स्मॉल रनिंग चार्ज एज वाटर इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हम नेचुरल वाटर का यूज करते हैं, पहाड़ों पर जो नेचुरल वाटर होता है उसका यूज करते हैं, तो वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो आपकी जो रनिंग कॉस्ट होती है वो बहुत ही कम रहती है। रनिंग कॉस्ट आपकी क्या रहेगी, वहाँ पर जो वर्कर काम कर रहे हैं
जो टरबाइन को ऑपरेट कर रहे हैं जो उसका मेंटेनेंस कर रहे हैं, वही सब आपकी रनिंग कॉस्ट रहेगी। वैसे उसमें किसी भी तरह की फ्यूल की या किसी भी तरह के कच्चे माल की या रॉ मटेरियल की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसमें जो है वेरी स्मॉल रनिंग चार्ज रहता है। नेक्स्ट है कंपेरेटिवली लेस मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड एंड हैज़ लॉन्गर लाइफ। देखिए जो मेंटेनेंस कॉस्ट होगी वो बहुत कम होगी, जो दूसरे आपके पावर प्लांट होते हैं जहाँ जिनसे हम बिजली बना सकते हैं उनके कंपेयर में इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम रहती है। एंड हैज़ लॉन्गर लाइफ, और जो लॉन्ग लाइफ होगी इसकी वो बहुत ज़्यादा होगी, आप इसे बहुत सालों तक यूज कर सकते हैं। अगर आप थर्मल पावर प्लांट जैसे होता है, कोयले से जो बिजली बनती है उसे अगर आप 25-30 साल यूज कर सकते हैं, तो आप जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है इसे 125 या 150 साल तक भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, द इफिशियंसी ऑफ दिस सिस्टम इज हाई। जो इसकी इफिशियंसी होगी सिस्टम की वो हाई रहेगी, उसमें आपको जो आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो आएगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट है द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज मोर। यानी इसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो आप इसकी लाइफ जो निकालेंगे कि भाई आपका प्लांट कितने समय तक चल सकता है, वो आपका बहुत ज़्यादा बैठेगा। लगभग 125 या 150 साल तक आप उसे आसानी से यूज कर सकते हैं। तो ये थे आपके एडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। देखिए आप कोई भी आप प्लांट बनाएं या कोई भी आप कंपोनेंट बनाएं, उसके अगर एडवांटेज होते हैं तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। इसी तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के भी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज रहेंगे। अब उस डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है, वेरी हाई कैपिटल कॉस्ट ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। आपको क्योंकि डैम का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और मैंने बताया था कि जो डैम का कंस्ट्रक्शन होता है, डैम की जो चौड़ाई होती है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत मजबूती से बनाना पड़ता है। तो इसमें जो है आपकी जो कैपिटल कॉस्ट लगेगी डैम को बनाने में वो बहुत ज़्यादा लगेगी। क्लियर है। सेकंड है हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन, एज हाइड्रो प्लांट आर लोकेटेड इन हिली एरिया विच आर क्विट अवे फ्रॉम द कंज्यूमर। सबसे बड़ा देखो ये भी रहता है भी जो ट्रांसमिशन कॉस्ट है, जैसे आपको टिहरी डैम है, टिहरी की बिजली कहाँ बन रही है, टिहरी में, और वो बिजली हम कहाँ यूज कर रहे हैं, वो बिजली यूज कर रहे हैं हम दिल्ली में यूज कर रहे हैं, उत्तराखंड में यूज कर रहे हैं, यूपी में यूज कर रहे हैं। यानी पहाड़ों से टिहरी से यहाँ तक बिजली आपकी आ रही है। तो जो ट्रांसमिशन लाइन है जिनके थ्रू आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसने इसलिए कहा कि हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो हाइड्रो प्लांट है वो आपको हिली एरिया पर ही लगाने पड़ते हैं, और आपको जो कंज्यूमर होते हैं जो उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं वो उस जगह से बहुत दूर होते हैं। क्लियर है। थर्ड है आपका देखिए, व्हेन वाटर इज नॉट अवेलेबल इट डज नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपका वाटर अवेलेबल नहीं होगा तो आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, आपका सेटअप बंद हो जाएगा। ठीक है। सो द इंजीनियर्स हैव टू मेक श्योर दैट द वाटर विल बी ऑलवेज इन सरप्लस। तो इंजीनियर्स जो डैम को बना रहे हैं उन्हें ये ध्यान रखना है कि आप जिस जगह डैम बना रहे हैं उस जगह पर हर समय कुछ ना कुछ पानी अवश्य होना चाहिए। जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा आपको पानी हर समय मिलता रहना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फॉर द इंस्टॉलेशन सेटअप इट नीड्स ए लार्ज सरफेस एरिया वेयर देयर माइट बी ए लॉस ऑफ द फार्मर वो हैव क्रॉप ओवर देयर। ठीक है। अब इंस्टॉलेशन सेटअप करने के लिए आपको पूरा का पूरा डैम सेटअप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत बड़ा सरफेस एरिया चाहिएगा, क्योंकि आपको रिजर्वोयर बनाना है पानी इकट्ठा करने के लिए, डैम बनाना है, आपको पावर हाउस बनाना है। तो उन सब सेटअप को लगाने के लिए आपको ज़्यादा सरफेस की ज़रूरत पड़ेगी, सरफेस एरिया की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पर जो आपकी फसल है, ये जो आपके लोग बाग रहते हैं जिनके घर हैं, वो सब आपको वहाँ से हटाने पड़ेंगे, उन सब का लॉस आपको झेलना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा जब टिहरी डैम बना था तो वहाँ पर जितने भी लोग रह रहे थे टिहरी में, जितने भी घर थे, उन सबको तोड़ दिया गया था और उन सब लोगों को नीचे जो है दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया था। तो इसमें यह भी ध्यान रखना है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के सेटअप के लिए आपको बहुत सारा सरफेस एरिया की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए आपको जो फसल है, ये जो आप पर घर वगैरह है, उन सबको आपको क्या करना पड़ता है, वहाँ पर आप उन सबको हटाना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका द पॉपुलेशन ऑफ फिशेज कैन बी इम्पेक्टेड। पॉपुलेशन ऑफ फिशेज मतलब आपको पता है कि पानी के अंदर मछलियाँ रहती हैं। अब अगर मछलियों में क्या होगा, अगर मछलियाँ, अगर आप पानी से बिजली बनाएंगे, उसे आप रिजर्व करेंगे, फिर पेन स्टॉक से भेजेंगे,
तो जो मछलियाँ होती हैं उनके मरने का खतरा, क्योंकि जब वो ब्लेड से टकराएंगे, भाई पानी ब्लेड से टकराएगा, और जब पानी ब्लेड से टकराएगा तो मछलियाँ भी टकरा सकती हैं। तो जो पॉपुलेशन है फिश की वो इम्पैक्ट होगी, ठीक है नहीं, पॉपुलेशन ऑफ फिश क्या होगी, इम्पैक्ट होगी। तो आज के लिए इतना ही। ये आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट और टरबाइन क्या था आज के टॉपिक में हमने आज ये कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे कि आपका जो है जो टरबाइन है उसका क्लासिफिकेशन क्या है, उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो 2 लेक्चर में आपका टरबाइन पूरा हो जाएगा, उसके बाद 2 लेक्चर में आपका पंप पूरा होगा, और 1 लेक्चर में आपका हाइड्रोलिक जो लिफ्ट है वो पूरी हो जाएगी। तो कुल मिला के मशीनरी में 5 लेक्चर रहेंगे आपके। 5 लेक्चर आपके मैकेनिक्स में थे, 5 लेक्चर आपके फ्लूइड मशीनरी हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट जरूर करें, शेयर करें वीडियो को, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।